Good evening, my all dear student. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. Today in this video, I will detail explain about nutrition in plant and animals according to your life process chapter. Okay student? तो आज के क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल दोनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है एंड कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। सो स्टूडेंट एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट हम लोगों को स्किप नहीं करना है। ओके सो न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो न्यूट्रिशन ही होता है ना। न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो फूड ऑब्टेन किया जाता है, जो फूड टेक किया जाता है, आफ्टर देन उस फूड का बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है, उसी को ही बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके अब बात आती है कि न्यूट्रिशन की हम लोगों की बॉडी में नीड क्यों होती है भाई। हम लोग क्यों न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, आफ्टर देन उस फूड का हम लोगों के बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड क्या है। सो नेक्स्ट आपका वही स्टेप है, नीड फॉर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट। चाहे आप रनिंग करो, चाहे जंपिंग करो, चाहे आप स्पीकिंग करो, कुछ भी वर्क करो, एनी वर्क इफ़ यू विल डू सो इट्स ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय योर बॉडी। ओके सो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों की बॉडी में, वो हम लोगों की वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होती है। अब एनर्जी का जो सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है? बाय द न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों की बॉडी में जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। ओके ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट होती है वेरियस रॉ मटेरियल की, वेरियस रॉ मटेरियल्स। और ये वेरियस रॉ मटेरियल्स हम लोगों को मिलते कहाँ से हैं? सो दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स। ये रॉ मटेरियल्स हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा टर्म ये है ना कि आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होता क्या है। ओके सो नाउ स्टूडेंट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सिंपल, वो मटेरियल जो कि हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग फूड यूज करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं ना। अब फूड में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, लाइक एग्जांपल्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के सब हम लोगों के फूड में प्रेजेंट होते हैं, फूड के थ्रू हम लोगों को मिलते हैं ना। सारे बच्चों को सिंपल सा पता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हम लोगों के फूड में प्रेजेंट है ना बेसिकली, लाइक योर, जैसे अभी हमने जस्ट आपको बताया, आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होता है फूड में, एंड लिपिड हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। यही सारे जो फैक्टर आपके फूड में प्रेजेंट है ना, इसी को ही बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसी को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इसी मटेरियल्स को ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो वही मेंशन है मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, वो मटेरियल्स जो कि हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू किसी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब देखिए मेंशन है
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम लोगों की बॉडी में ना स्टूडेंट जो हम लोगों का फूड है, अब फूड जो है स्टूडेंट हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड का यूज करते हैं। लाइफ प्रोसेस पढ़ ही रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो प्रोसेस ऑफ लाइफ का सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्या है, न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फूड को लेते हैं। फूड को लेने के बाद उनके बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग का फूड है उसमें जो प्रेजेंट कंपोनेंट है, अब जो प्रेजेंट कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट की हम लोगों की बॉडी में कुछ कंपोनेंट की हम लोगों की बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंपोनेंट के स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्टूडेंट लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, कहने का मतलब उसका 100% हम लोगों के फूड में प्रेजेंट होना नेसेसरी होता है, अदरवाइज डिजीज कॉज हो सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हम लोगों के फूड में उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा हाईएस्ट होती है, उसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। अंडरस्टैंड। सेकेंड है स्टूडेंट, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हेंस कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों की बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिक्रोन्यूट्रिएंट्स ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि क्या है आपका मिनरल्स एंड विटामिन्स। और मिनरल्स एंड विटामिन्स का सोर्स क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड विटामिन्स का सोर्स जो है स्टूडेंट वो है हम लोगों की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट न्यूट्रिएंट्स तक। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों का ये है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। There are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होता क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, चलिए देखते हैं अच्छे से। The mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स में फूड प्रिपेयर करने की उनकी खुद की कैपेबिलिटी होती है, वो खुद ही अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली आपके इंक्लूड कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स होती हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। फॉलो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसमें कौन इंक्लूड है, आपके ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड हैं। अब देखिए बेसिकली ग्रीन प्लांट्स करते क्या हैं स्टूडेंट, इसको स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ से, यस नाउ। अब ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं स्टूडेंट, एकदम बेस्ट नोट्स आप लोग कंप्लीट करोगे मेरे साथ। ओके, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में उसका यूज कर देते हैं। अब सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या होता है, जैसे कि आपको बार बार बताया गया है, वो आपके वाटर हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों के जो कि सिंपल आपके रॉ मटेरियल्स है, इनका यूज करके प्लांट जो हैं कन्वर्ट कर देंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स
ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक एग्जांपल्स और ग्लूकोज C6H12O6। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो CO2 को इनटेक करते हैं एंड वाटर को इनटेक करते हैं। आफ्टर देन इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं ये प्रोसेस जो होती है वो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर है इक्वेशन, ये लाइक आपको क्लियरली सीन हो रहा है स्टूडेंट। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, दोनों का यूज करेंगे। दोनों का यूज का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करेंगे। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मीन्स ही होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मीन्स होता है स्टूडेंट कंबाइन करना। लाइट का यूज करके टू सिंपल सब्सटेंस जो कि आपका रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको आपस में कंबाइंड करके बहुत ही हाई एनर्जी लेवल्स का ग्लूकोज को फॉर्म करना, शुगर को फॉर्म करना, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करना, यही आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन विल बी आल्सो रिलीज इन योर इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन था। नेक्स्ट, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट, आई थिंक एवरीथिंग ऑल स्टूडेंट हैव ए क्लियरली सीन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन स्टूडेंट। ओके, nutrition in plant, green plants prepare their own food. They make food in the presence of sunlight. Sunlight provide energy. Carbon dioxide and water are the raw materials and chloroplast is the site where food is made. प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो स्टूडेंट कैसे होता है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एंड दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये इनका फूड जो बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, सनलाइट इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि रॉ मटेरियल होती हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड, और क्लोरोप्लास्ट वो साइट होता है जहाँ पर फूड बनते हैं प्लांट में। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपकी वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होती है अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। अभी बट आपकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई स्टूडेंट, अभी देखिए आप लोगों को अच्छे से कवर करना है फोटोसिंथेसिस एज यू कैन सीन ईजिली ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। फोटोसिंथेसिस, ओके। Photosynthesis, during the process the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो सोलर एनर्जी होती है स्टूडेंट, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। एंड जब ये केमिकल एनर्जी जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपका स्टूडेंट जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो ये होता है स्टूडेंट कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और सोलर एनर्जी को ट्रैप कैसे करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस इनका साइट क्या होता है, लीफ होता है, अभी आपने पढ़ा।
तो लीव्स में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। यही क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करती हैं और सनलाइट को ट्रैप भी करती हैं। तो जैसे ही सनलाइट को ट्रैप करती हैं तो ये आपका जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। एंड केमिकल एनर्जी आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका कैसा एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स जो होती है मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस का। थर्ड, द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स। ग्रीन पोर्शन जो होता है प्लांट का, जो ग्रीन पोर्शन होता है वो कंटेन होता है आपके क्लोरोप्लास्ट से। एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट से कंटेन होता है क्लोरोफिल, जो कि आपका एक ग्रीन पिगमेंट है उससे कंटेन होंगे। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शो बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो पूरा हम लोगों का फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन होता है वो यहाँ पर मेंशन है, अच्छे से आप देख सकते हो, जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसको आपको कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन कैसे राइट करेंगे। आई होप आपने इसको अच्छे से अपने नोट्स पे कवर कर लिया है ना, फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट में गिवन है ऐसे ही सेम लाइक आपका फेयर में कंप्लीट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, इसको अब स्क्रॉल करते हैं, 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मेंशन है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल सा रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस फर्स्ट आपका सनलाइट है। रॉ मटेरियल क्या, सनलाइट आपका रॉ मटेरियल है। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट हो गया। CO2 भी आपका रॉ मटेरियल। सब CO2 क्या होता है, इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। चौथा आपका जो रॉ मटेरियल है वो वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस etc आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। क्लियर, सिंपल सा टर्म है, ये सारे के सारे आपके रॉ मटेरियल्स हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हाउ डू रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। फर्स्ट, waters comes from the soil through the xylem tissue in roots and stem, you know very well. Carbon dioxide comes in the leaves through stomata, you know very well. Okay, very simple. नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ना। फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है प्लांट में वो लीफ होता है और लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कंटेन होती है आपकी ये ग्रीन पिगमेंट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन कौन सी इवेंट होती हैं। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम सेम लाइक आपका फेयर कंप्लीट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, चलिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन सी इवेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट जो इवेंट है, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो यही होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट जो क्लोरोफिल होती हैं वो क्या करेंगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। अब सेकेंड क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड जो इवेंट होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जब H2O ब्रेक होगा तो क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकलेगा। आपको अच्छे से पता है क्योंकि वाटर किससे बनता है, H2O से बनता है ना। थर्ड,
रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सा आपको पता है स्टूडेंट, जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे H2O, तो यहाँ का जो H है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब वहाँ पे रिडक्शन के थ्रू जो है कार्बन, देखिए लिखा भी है रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो गया, और वो CO2 आपका किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, कहने का मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। थर्ड, सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट जो होगा स्टूडेंट वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा, जो कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने से लीड होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, दैट मीन्स आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। The hydrogen released by the splitting of a water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide and to produce carbohydrates. हाइड्रोजन एटम जो होगा वो रिलीज होगा, किसके थ्रू रिलीज होगा, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, और इसका यूज जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब थर्ड है स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट इज स्टोर्ड इन लीव एंड द अदर स्टोरेज पार्ट। कार्बोहाइड्रेट को स्टूडेंट जो प्लांट्स होते हैं ड्यूरिंग द नाइट टाइम में उसको यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो जो स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का उसी को ही बोलते हैं स्टार्च, किसमें, इन प्लांट सेल में। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि इसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू स्टार्च एंड इट स्टोर इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट। ओके, चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अच्छे से। तो ये तो मेन इवेंट है स्टूडेंट, ये क्या है आपका मेन इवेंट, ये सारा का सारा मेन इवेंट है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो इस वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है ये आपका किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का। देखिए स्टूडेंट, टू टाइप्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ओके, नाउ एज यू कैन सीन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है, ब्रेक होता है, वो आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट होता है। अदर स्टेप आर पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड अदर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे जो कि मेंशन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक पार्ट गिवन है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, या जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। जैसे आप लोग यहाँ पे इजीली देख रहे हो, अगर हम लोग लीफ का क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो कौन कौन से पार्ट अपीयर होते हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन है, और जो कि आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे एक बार क्विकली हम लोग रिवीजन करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। नाउ लिसन टू मी, लीफ का बेसिक से स्ट्रक्चर होता है, लैमिना होता है, लीफ ब्लैडर होती है, वेन होती है, मिडरिब होती है, आपको पता है। और बीच वाला पार्ट जो होता है सेंटर, यहाँ पे जहाँ से आपकी क्या होती है, मिडरिब जो होती हैं वो आपकी कंटेन होती हैं किससे, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू से, जिसको कंबाइनली हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट कि जब लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट 2 लेयर्स दिखेंगी, एक को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और एक को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस ना। बट अपर एपिडर्मिस के अपसाइड में एक होता है वैक्सीक्यूटिकल लेयर्स होती है, जो कि वैक्सीक्यूटिकल लेयर्स होने की वजह से ये तो लॉस ऑफ वाटर को होने से प्रिवेंट करेंगी एंड गैसेस के एक्सचेंज को भी प्रिवेंट करेंगी। यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वैक्सीक्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती हैं।
उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल सेल्स होती है, ये सारी क्लोरोफिल सेल्स है। और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोफिल स्टूडेंट, क्लोरोफिल ही आपके ग्रीन पिगमेंट होती हैं एंड जो कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे एयर स्पेस देख सकते हो, एयर स्पेस है, ये आपकी गॉड सेल है, ये आपकी स्टोमेटल पोर है, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है। तो ये सब आपको बेसिक सा क्लियर होना चाहिए, सिंपल सा है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं। अब स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है? वेरी सिंपल, व्हाट इज स्टोमेटा? चलिए स्टोमेटा, these are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gaseous exchange and transpiration occur। स्टोमेटा जो होता है बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जो कि आपके लीफ के एपिडर्मल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, कहने का मतलब लीफ के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होती हैं और ये हेल्प करती हैं किसमें? आपके गैसेस एक्सचेंज में एंड ट्रांसपीरेशन में ये हेल्प करती हैं। चलिए फंक्शन ऑफ स्टोमेटा हम लोग देखते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो आप देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसियस O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है। एंड थर्ड, लॉस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस ही होती है जिसमें वाटर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ना। तो ये आपकी स्टोमेटा की फंक्शन है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। नो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा दिख रहा है अच्छे से, मोबाइल स्क्रीन पे आपको इजीली सीन हो रहा है लाइक दिस, यस नो। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ये भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल से आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गॉड सेल, ये गॉड सेल है एंड ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटल पोर है एंड ये सब्सिडियरी सेल होती हैं, सब्सिडियरी सेल होती हैं ना। तो आप यहाँ पे जो भी पार्ट मेंशन है सिंपल सा आप लोग कॉपी पे 2-3 बार ट्राई कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपके हैबिट में आ जाएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर बहुत सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय द टर्जिटी ऑफ गॉड सेल। अभी जस्ट हमने आपको दिखाया कि जो गॉड सेल्स होती हैं वो आपके क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ वाले पार्ट में क्लियर मेंशन था कि लोअर एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट होती हैं और इनमें टर्जिटी होने की वजह से ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने में ना। When God cells uptake water from surrounding cells, they swell to become a turgid body। जब कोई वाटर मॉलिक्यूल्स आपके गॉड सेल्स में इंटर करती हैं तो वो स्वेलअप हो जाती हैं, स्वेलअप होने की वजह से वो टर्जिड हो जाती हैं, डेट मीन्स स्वेलअप हो जाना। विच इनराज द पोर्स इन बिटवीन स्टोमेटल ओपनिंग, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर्स होती हैं, कहने का मतलब जो गॉड सेल्स होती है वो इनलार्ज हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेंगे गॉड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगी, तो आपको अच्छे से पता है स्वेलअप हो जाएंगी तो वो इनलार्ज हो जाएंगी पोर्स उनकी, तो उसके थ्रू क्या होता है स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, सिंपल सा। ओके 1 सेकेंड स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, while when water is released they become flaccid, shrinking to close the pore, stomatal closing। जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो आपकी गॉड सेल्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, श्रिंक होने की वजह से जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ओके तो ये सब सिंपल सा टर्म था स्टूडेंट, बेसिक सा टर्म था। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है, आप देख सकते हो। गॉड सेल्स है, स्टोमेटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट है, ये ओपन स्टोमेटल पोर का डायग्राम मेंशन है, ओपन स्टोमेटल पोर एंड ये क्लोज स्टोमेटल पोर। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O आपका क्या हो रहा है, H2O आपका रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे H2O आपका क्या, H2O यहाँ पे आपका इंटर हो रहा है। तो जब H2O इंटर करेंगे तो आपके जो गॉड सेल्स हैं स्वेलअप हो जाएंगे, और जैसे ही स्वेलअप होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका स्वेलअप होने की वजह से ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो श्रिंक हो जाएंगे, और जब श्रिंक हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कवर करेंगे नेक्स्ट हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छे से। ओके, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी मेन प्रोसेस है, ऐसा मेन वे है जिसके थ्रू जो सोलर एनर्जी होता है वो अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये अवेलेबल है, किसकी वजह से, सोलर एनर्जी जो होती है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। And next student, green plants are the main producers of food in the ecosystem. All the other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. ये सिंपल सा सारे बच्चों को पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यही मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के लिए इकोसिस्टम में, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो ये सब के सब सिग्निफिकेंस किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस को कौन करवाता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। फोटोसिंथेसिस आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बैलेंस को आपके एटमॉस्फेयर में। ओके, चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम लोगों का था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ से देखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organisms take food from another organisms is called heterotrophic nutrition. Organisms other than green plants and blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition can be further divided into three types like saprophytic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition. मतलब आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो कि अपने फूड को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, किसी एन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन है। एंड ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखिए एक मेंशन पार्ट है, ऑर्गेनिजम्स अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट को छोड़कर हम लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी अगर देखें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने फूड को, सोर्स ऑफ फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट तो अपना खुद बनाता है इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं ना। तो ये आपका मेन पार्ट है कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो अपने फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो फूड के लिए किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट द डाइजेस्टिव juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organisms. All the decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow this mode of nutrition. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट देखिए, द ऑर्गेनिजम सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड।
ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं किसमें, फूड में ना। द फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्ट। जब फूड को हम लोग इंजेस्ट करते हैं तो फूड क्या होता है, तभी जाके फूड डाइजेस्ट होता है ना। जैसे ही हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं तो क्या होता है, फूड वो डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ये जो स्टूडेंट हम लोग का डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पहले इंजेस्ट किया जाता है। ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो देखो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को आपको ये समझना है कि जो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं स्पेशली ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इसमें देखो मोस्ट ऑफ दिस में क्या होता है, आपका इंसेक्ट है, हाउस फ्लाइज है ना, ये भी आपके इस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, आप राइट कर लीजिएगा कॉपी पर। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में अपने फूड को लेते हैं। आफ्टर देन उस फूड का उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो उसे होलोजोइक कहते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले फूड को हम लोग क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं, सभी जो एनिमल्स होते हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग भी एनिमल्स में भी आते हैं तो हम लोग में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड होस्ट and derives nutrition from it is known as parasites, and this type of modes of nutrition is called parasitic nutrition, for example cuscuta and tick ना। तो सिंपल सा बेसिक से टर्म्स है, आपको समझ में आ रहा है तो ये भी आपको लर्न कर लेना है और फिर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ओके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट हो गया है, जहाँ से हम लोग का सबसे फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है, ओपन करके रखेंगे। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। In holozoic nutrition, the digestion of food follows after the ingestion of food. Thus, digestion take place inside the body of the organisms. होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंजेशन प्रोसेस करते हैं। इंजेशन प्रोसेस के बाद फूड को जब टेकन अप कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप में होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन तब जाके आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टेप टू स्टेप अच्छे से देखते हैं। पहले इसको स्क्रॉल करते हैं। ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि आपको ईजिली सीन हो रहा है, ये आपका एक अमीबा का सेल है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है ना, और ये सपोज फूड पार्टिकल्स है। अब फूड पार्टिकल्स देख लो, अमीबा एकदम फूड पार्टिकल्स के पास में है, तो सबसे पहले अमीबा में जहाँ पे अमीबा फूड पार्टिकल्स को देखता है तो उस अमीबा में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। अब स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होने की मतलब क्या, उसका जो स्यूडोपोडिया जो अमीबा में पाया जाता है, जो कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो स्यूडोपोडिया जो होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं उसके बेसिकली। तो जहाँ पर भी उनको फूड पार्टिकल्स मिलता है ना, ये उसी की साइड मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते हुए जाते हैं। उसके बाद उसको उस फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते। फूड पार्टिकल्स को अपने फूड वैक्यूल्स में क्या करेंगे, इंजेक्शन कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन हो रहा है ना। इंजेक्शन करने के बाद स्टूडेंट क्या होता है, फूड पार्टिकल्स उनके फूड वैक्यूल्स में पहुंच जाएंगे। आफ्टर देन उस फूड पार्टिकल्स का क्या होगा, अमीबा के अंदर डाइजेशन होगा। तो ऐसे न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है किसमें, आपके अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, ये वाला पार्ट आप पूरा देख रहे हो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का न्यूट्रिशन का जो स्टेप होता है
तो यहाँ पे ये सब मेंशन नहीं, ये सब एकदम सिंपल सा टर्म्स है स्टूडेंट, आप लोग पढ़ सकते हो। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब सिंपल सा टर्म है, आप लोग राइट कर लीजिएगा अच्छे से, और बहुत सिंपल सा बेसिक्स है, तो इसको आप लोग समझ सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो अमीबा राइट है यहाँ पे। Amoeba is a unicellular animals which follow the holozoic mode of nutrition. The cell membrane of amoeba keeps on producing into pseudopodia. Amoeba surrounded with food particles with pseudopodia and makes a food vacuole. The food vacuole contains food particles and water. Digestive enzymes are secreted in the food vacuole and digestion take place. After the digested food is absorbed from the food vacuole, finally the food vacuole moves near the cell membrane and undigested food is expelled out. सिंपल सा टर्म है जो अभी अभी आपको जस्ट हमने डायग्राम के थ्रू समझाया था, तो ये अमीबा में था स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ह्यूमन बींग्स, एज यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, human beings are complex animals which have a complex digestive systems. The human digestive system is composed of a alimentary canal and some accessory gland. The alimentary canals is divided into several parts like esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Salivary gland, liver and pancreas are the accessory glands which lie outside the alimentary canals. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, वो स्पेशली टू पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो कि अभी हमने आपके यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग रीड किया। एलिमेंट्री कैनाल्स आपकी ओरल कैविटी से लेके एनस तक का जो एक आपकी ट्यूब प्रेजेंट है, मसल्स की बनी हुई ट्यूब जो प्रेजेंट है, उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है आपके माउथ से लेके एनस के बीच में आप देखोगे पर्टिकुलर एक एक स्पेशल आपका क्या है ऑर्गन्स है। लाइक एग्जांपल सबसे पहला आपका क्या आता है, तो वो है आपका इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस है। इसके बाद स्टूडेंट सलाइवरी ग्लैंड, अब सेकेंड आपका क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है एंड एसेसरी ग्लैंड भी आती हैं। तो ये सब के सब आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से राइट कर लिया होगा। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ अच्छे से राइट करोगे आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Alimentary canal, it comprises of mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. And associated glands, main associated glands are salivary glands, gastric gland, liver and pancreas. Okay? तो ये सब आपको स्टेप टू स्टेप राइट करना है, सिंपल सा बेसिक सा है, सब समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यही इतना आपको राइट करना है, जो कि एक आपका एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड में सारी ग्लैंड्स आपकी इंक्लूड है। ओके, चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं हम। अब देखिए आता है आपका माउथ और बक्कल कैविटी। पहले आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिए माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में ना। ये माउथ एंड बक्कल कैविटी का पूरा पार्ट है, राइट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ये जो कंटेंट आपका राइट है ना, वही हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही है, तो आप एनसीईआरटी बुक को कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक है सलाइवरी ग्लैंड एंड सीक्रेट सलाइवा। ये वाले पार्ट को भी आप लोग अच्छे से पहले नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। सलाइवरी ग्लैंड एंड सीक्रेट सलाइवा वाला पार्ट पूरा अच्छे से सिंपल से, बहुत सिंपल सा कंटेंट है, आप लोग राइट करोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से पहले नोट कवर कर लीजिए। उसके बाद देखिए ईसोफेगस है। उसके बाद देखिए ईसोफेगस में आपका होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। स्टमक के बारे में गिवन है अच्छे से, आप लोग वीडियोस को पुश करके पहले आज अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। एक्सप्लेन अब हम अनदर क्लास में करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है स्टूडेंट ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आप लोग नोट्स पहले से ही करके रखे रहिएगा, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और उस टाइम केवल आपको समझना ही रहे।
स्टमक का है, ये स्टमक का पूरा पार्ट जितना भी आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है सब राइट करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लीवर के बारे में है स्टूडेंट। पैंक्रियाज के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन आप लोग देख रहे हो अच्छे से, जैसे फ्लो चार्ट बना है ऐसे ही बनाना है। ओके, ये सारा पार्ट आपको राइट करना है। बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस वगैरह सब राइट करना है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द जेजुनम, जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है इसको आपको राइट करना है। लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट यहाँ पे अच्छे से गिवन है स्टेप टू स्टेप, इसे आपको राइट करना है। यहाँ तक का आपका स्टूडेंट है क्या न्यूट्रिशन, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास या आफ्टर दी 1 डेज अब हम लोग का रिस्पायरेशन स्टार्ट हो, क्योंकि अभी कल के क्लास में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, सो टुडे एनफ फॉर यू एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।